स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए बेटा, हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है हमारे पास मार्केट रिसर्च। मार्केट रिसर्च बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मतलब यानी इसमें पेपर वन, पेपर टू, ये जो भी हम मार्केटिंग पढ़ेंगे ना सेक्शन, मार्केटिंग सेक्शन में एक चैप्टर मार्केटिंग बेसिक के ऊपर है, दूसरा चैप्टर हमारे पास मार्केट रिसर्च के ऊपर है, और फिर तीसरा प्रोडक्ट के ऊपर है, चौथा प्राइस के ऊपर है, पांचवा प्रमोशन के ऊपर है, छठा प्लेस के ऊपर है, एंड देन फिर स्ट्रेटेजी के ऊपर एक चैप्टर आ जाता है। ठीक है, एक दिन में एक चैप्टर आराम से हो जाता है। बस ये रिसर्च वाला चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है। अब बेसिकली रिसर्च है ही क्या चीज, पहले तो ये समझ लेते हैं, और फिर इसकी जरूरत क्यों पड़ती है। तो अगर एक बिजनेस नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसे पता होना चाहिए। एक मिनट में देखो, मैं रिकॉर्डिंग ऑन की नहीं की? हाँ, रिकॉर्डिंग ऑन की हुई है। एक बिजनेस अगर नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा है, तो उसको ये पता होना चाहिए कि मैं नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहा हूँ, उसमें कस्टमर की नीड्स क्या हैं, उसमें कस्टमर की रिक्वायरमेंट क्या है, कस्टमर किस प्रोडक्ट को, किस तरह की प्रोडक्ट को लाइक करते हैं, ये उस बिजनेस के लिए जानना जरूरी है। फिर जब हम कोई प्रोडक्ट बना रहे होते हैं, तो उसकी प्राइस क्या होगी, क्योंकि प्राइस एक बार डिसाइड हो जाए बाद में चेंज नहीं होती। हाँ, मैं एक स्कूल का, मुझे अभी तक स्कूल का वाकया याद है। उन लोगों ने स्कूल स्टार्ट किया और प्राइस रख दी 500 पर बच्चा। बच्चे एडमिट हो गए, 50-60 बच्चे आ गए। आप यकीन नहीं करेंगे, 3-4 साल तक वो स्कूल की मैनेजमेंट रोती रही। और उसके रोने का रीजन ये था कि उन्होंने एक बार फीस रख दी थी 500, फिर उनको पता चला कि अब फीस ज्यादा रखनी चाहिए। तो इतनी जल्दी फिर ज्यादा इंसान कर नहीं सकता। अगर आप किसी पेरेंट्स के बच्चों से, क्या नाम है, आप 500 फीस चार्ज कर रहे हैं, अगले साल आप बोले फीस 800 कर दी, अगले साल बोले फीस 1000 रुपये कर दी, तो पेरेंट्स रोना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि आपने आधी फीस बढ़ा दी, 100% फीस बढ़ा दी। तो इसीलिए कहते हैं कि आप लाइफ के अंदर कोई भी काम करें, एक बार एक चीज डिसाइड कर लें, देन उस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। फिर बाद में बड़े मसाइल होते हैं। लाइक अगर आपने स्कूल खोल दिया और आपने एक बार फीस कम रख दी, तो बाद में बढ़ाना मुश्किल हो जाता है। फीस ज्यादा रख ली तो लोग नहीं आएंगे। तो इसके लिए एक बेहतर तरीका होता है कि हम जरा रिसर्च कर लें कि हम, हमारे पास जो स्कूल में लोग पढ़ेंगे, या जिस जगह हम स्कूल खोल रहे हैं, वहाँ के लोगों की हालात क्या है। तो रिसर्च का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इसी तरीके से आप कोई प्रोडक्ट बनाते हैं। अभी रिसेंटली आपने एप्पल को देखा होगा, एप्पल ने आईफोन 14 लॉन्च किया है। तो एप्पल बेसिकली कोशिश ये करता है, एप्पल बोलता है मैं ऐसा काम करूं कि लोग आईफोन को किसी और फोन से कंपेयर ही नहीं कर सकें। यानी देयर शुड बी नो कंपैरिजन। मतलब आईफोन है तो लोग आईफोन से कंपेयर करें, नॉट विद सैमसंग, नॉट विद विवो। तो उसके लिए बहुत कोशिश कर रहा होता है। अपना ऑपरेटिंग सिस्टम है, अभी उन्होंने सेटेलाइट मैसेजिंग भी निकाल ली है, ई सिम का कॉन्सेप्ट भी आ गया है। मतलब वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, प्राइवेसी को मेंटेन कर रहे हैं। सो उसके लिए बाज़ दफा क्या होता है, हमें रिसर्च करनी पड़ती है। यहाँ तक कि मुझे अभी तक याद है, एप्पल ने दो सिम का कॉन्सेप्ट भी निकाला था बीच में। अब वो पता नहीं अभी तक है या नहीं है, क्योंकि मैं एप्पल यूजर नहीं हूँ, मैं आईफोन यूज नहीं करता। तो बीच में उन्होंने दो सिम का कॉन्सेप्ट भी निकाला था, क्योंकि उन्हें ऐसा लगा कि लोग दो अलग अलग फोन नहीं रख सकते, लोग एक ही फोन। अच्छा, अभी तक है दो सिम का कॉन्सेप्ट। तो ये दो सिम का जो कॉन्सेप्ट है, ये उनका इनिशियल ऑब्जेक्टिव नहीं था। वो तो इनिशियली एक सिम ही रखना चाह रहे थे। लेकिन उन्होंने देखा कि अगर वो चाहते हैं कि भाई लोग आईफोन को लाइक कर रहे हैं, तो फिर साथ में सैमसंग रखना बड़ा अजीब लगता है, साथ में कोई दूसरा फोन रखना बड़ा अजीब लगता है, अच्छा नहीं लगता। तो वो उन्होंने फिर, क्या नाम है, दो सिम का कॉन्सेप्ट जो है निकाल लिया। इसी तरीके से हमारे पास बहुत सारी चीजें होती हैं। लाइक फॉर सपोज आप किसी नए मार्केट में जा रहे हैं, आप पाकिस्तान में काम कर रहे हैं, आप इंडिया जा रहे हैं, तो आप सेम पॉलिसीज के साथ इंडिया नहीं जा सकते। मुझे अभी तक याद है, स्टारबक्स ऑस्ट्रेलिया गया था। स्टारबक्स कितना बड़ा ब्रांड है, मतलब उसकी प्रोडक्ट्स बहुत अच्छी हैं, और कॉफी कॉफी के अंदर माशाल्लाह वो पूरे वर्ल्ड के अंदर टॉप पर है। मतलब उसके मुकाबले में कोई दूसरा ब्रांड नहीं है। तो बहुत ही एक अच्छा ब्रांड है मतलब स्टारबक्स का। लेकिन जब ये ऑस्ट्रेलिया गया, तो ऑस्ट्रेलिया जाके वो अनसक्सेसफुल हुआ। और उसके पीछे रीजन ये थे कि उसकी प्राइसेस बहुत ज्यादा थी, वहाँ इतने ज्यादा कॉफी लवर नहीं थे, वहाँ लोगों का टेस्ट डिफरेंट था, वहाँ लोग ज्यादा ब्रांड लवर नहीं थे, वहाँ की जो मार्केट कंडीशन थी, क्लाइमेटिक कंडीशन थी, वो यूएसए से डिफरेंट थी। तो इसके लिए कहते हैं कि आप जब भी किसी नई कंट्री में जाएं बिजनेस करने के लिए, जब भी कोई नई प्रोडक्ट लॉन्च करें, जब भी आप करंट प्रोडक्शन के अंदर चेंजेस करें, बेहतर ये है कि आप पहले एक मार्केट रिसर्च कर लें, एंड देन उसके बाद वो काम करें, उसका एक फायदा होगा। ये हमने पढ़ा था कि मार्केट रिसर्च की जरूरत क्यों पड़ती है। दूसरी बड़ी बात, मार्केट रिसर्च को आगे बढ़ाने से पहले
मैं कुछ दो तरह की स्टडी, दो तरह के अप्रोच बता दूं। एक को हम कहते हैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच, एक को हम कहते हैं मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच। पहले मुझे कोई बता सकता है कि प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है और मार्केट ओरिएंटेड अप्रोच क्या है? कोई आइडिया आप लोगों को? सर, प्रोडक्ट ओरिएंटेड वो होती है जिसमें पहले प्रोडक्ट बनाते हैं, उसके बाद सोचते हैं कि कौन कौन सी चीज लेगा। लेकिन मार्केट ओरिएंटेड में ये होता है कि पहले मार्केट रिसर्च होती है, उसके बाद वो प्रोडक्ट बनाई जाती है ताकि पता चले कि कौन लोग लेंगे और कौन नहीं। अच्छा जी, देखिए पुराने जमाने में तो यही होता था, अब तो माशाल्लाह हर बिजनेस मार्केट ओरिएंटेड हो गया है। पुराने जमाने में ये होता था कि बिजनेस प्रोडक्ट बनाते थे, दे विल मेक द प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू यूटिलाइजिंग इफेक्टिव इनपुट, यूटिलाइजिंग बेस्ट मटेरियल और बेस्ट डिजाइन करते थे, बेस्ट तरीके से बनाते थे, जो बेहतरीन तरीका होता था उससे प्रोडक्ट बनाते थे। एंड देन दे विल फोकस ऑन सेल्स। प्रोडक्ट बनाने के बाद वो उसकी खूब प्रमोशन करते थे और कस्टमर को कन्विंस करते थे, हमारी प्रोडक्ट लो, हमारी प्रोडक्ट आपके लिए पूरी कंप्लीट सॉल्यूशन है और हमारी प्रोडक्ट हमारा मसला हल करेगी। ये कहलाता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड। लाइक फॉर सपोज एक स्कूल है हैदराबाद में, मैं उसका नाम नहीं ले सकता। उन्होंने रिसेंटली क्या किया कि ए लेवल के अंदर चार सब्जेक्ट रख दिए कि भाई बच्चों को चार सब्जेक्ट लेने चाहिए, और चार सब्जेक्ट में उन्होंने उर्दू नहीं रखा। मतलब एक बंदा अगर बिजनेस का स्टूडेंट है, उस स्कूल में एडमिशन लेता है, तो वो अकाउंट्स लेगा, बिजनेस लेगा, इको लेगा, तो वो बोलते थे चौथा सब्जेक्ट लेना लाजमी है। तो उसके साथ आप सोशियोलॉजी लें, उसके साथ जो है साइकोलॉजी लें, उसके साथ जो है कोई और सब्जेक्ट लें। तो वो उन्होंने एक पॉलिसी बना दी एंड देन दे ट्राइड देयर बेस्ट टू कन्विंस स्टूडेंट्स। उन्होंने इसके बाद फुल जोर लगाया स्टूडेंट्स को कन्विंस करने में कि आप ये लें, आपको ये फायदे होंगे, ये फायदे होंगे। तो प्रोडक्ट ओरिएंटेड अप्रोच में क्या होता है, एक बिजनेस प्रोडक्ट बनाता है एंड देन फुल फोकस करता है उसकी सेलिंग स्ट्रेटेजी के ऊपर, लोगों को कन्विंस करता है, प्रमोशन करता है, मार्केटिंग करता है कि भाई यही बेस्ट प्रोडक्ट है, यही अच्छी चीज है। ठीक है। और मार्केट ओरिएंटेड में क्या है, बिजनेस पहले मार्केट रिसर्च करता है, हालात को देखता है, और मार्केट रिसर्च के हिसाब से वो फिर चीज बनाता है। इसको मैं बोलूंगा कस्टमर ओरिएंटेड। मतलब हम अपने कस्टमर को देखते हैं, पोटेंशियल मार्केट को देखते हैं, मार्केट में जो चेंजेस आती हैं उसके हिसाब से फिर हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं। चाइना ने शुरू में जो मोबाइल बनते थे, नोकिया, ये लोग प्रोडक्ट ओरिएंटेड थे। नोकिया तो बकायदा कहता था कि मैं डिसाइड करूंगा लोगों को क्या चाहिए, आई विल डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ मोबाइल पीपल शुड हैव, आई विल डिसाइड। उनके ऑनर ये कहते थे। लेकिन चाइना जैसे आया, चाइना ने क्या किया, सस्ते मोबाइल बनाना शुरू किए, चार सिम वाले मोबाइल भी बनाए चाइना ने, चार सिम वाले, और इंतहाई लेस वैल्यू फॉर मनी के अंदर, यानी इंतहाई कम पैसों के अंदर से मोबाइल बनाना शुरू किए। तो ये, और क्यों बनाए, क्योंकि उसे पता है लोग गरीब हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है, और लोगों के पास एक अच्छी चीज होनी चाहिए, कम्युनिकेशन के लिए एक डिवाइस होनी चाहिए। जब उसने सस्ते डिवाइस बनाना शुरू किए तो मार्केट से वो नोकिया क्या हो गया, आउट हो गया। और भी बहुत सारे रीजन थे। तो अगर मैं प्रोडक्ट ओरिएंटेड की कोई अच्छी एग्जांपल दूं तो बॉम्बे बेकरी इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड, रोल्स रॉयस इज प्रोडक्ट ओरिएंटेड। ठीक है ना? ये जो बड़े बड़े ब्रांड है ना, बॉम्बे बेकरी हो गया, इनका नाम है। ये लोग आपको नहीं देखते कि आपको किस तरह का केक चाहिए। ये लोग बोलते हैं हमारा केक है, हमारा नाम है, हमारी केक की क्वालिटी अच्छी है, हमारे जैसा टेस्ट किसी का नहीं है, तो बस हमारी प्रोडक्ट में हम चेंजेस नहीं करेंगे, ऐसे ही बेचेंगे, लोगों को कन्विंस करेंगे कि हमारी प्रोडक्ट में। ठीक है। इसी तरीके, एक मिनट मैं मोबाइल को साइलेंट कर दूं। मार्केट ओरिएंटेड जो है ना, स्पेशली आपको खाने पीने के अंदर बहुत मिलेगा। ये जो हमारे पास फास्ट फूड है, टेक्नोलॉजी है, इसमें तकरीबन आपको हर बिजनेस मार्केट मिलेगा। फॉर एग्जांपल मैकडोनल्ड। मेरा एक सवाल है, मैकडोनल्ड की जो आइटम्स हैं पूरे वर्ल्ड में सेम है, या उसके आइटम डिफरेंट होंगे हर जगह के हिसाब से जो है? सेकेंडरी रिसर्च क्या है? जी बेटा, इसके सर, बारे में। प्राइमरी प्राइमरी वो है जो मतलब इनिशियल स्टेज से लिया जाता है जिसमें इंटरव्यूज वगैरह होते हैं। लेकिन सेकेंडरी वो होता है जो फर्म्स ऑलरेडी जो कलेक्टेड डेटा होता है उसको इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मतलब प्राइमरी ये होता है कि मतलब यानी आप कह रहे हैं कि बिल्कुल नए सिरे से हम सारी इंफॉर्मेशन गेन करते हैं। और सेकेंडरी ये होता है कि क्या नाम है अपना, सेकेंडरी क्या बताया आपने? मतलब जो भी बिजनेस वगैरह है जो ऑलरेडी कलेक्टेड डेटा होता है उसको इस्तेमाल करके आगे चीजें बनाते हैं। अच्छा जी। देखिए इसमें बेसिकली प्राइमरी रिसर्च का मतलब, प्राइमरी रिसर्च का एक नाम फील्ड रिसर्च भी है। प्राइमरी रिसर्च में ये क्या होता है, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट हैंड डेटा। कलेक्शन ऑफ फर्स्ट हैंड डेटा मतलब एक ऐसे डेटा को कलेक्ट किया जाता है जो पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया होता है। जबकि सेकेंडरी रिसर्च में क्या होता है,
सेकेंड हैंड डेटा मतलब ऑलरेडी डेटा कलेक्टेड होता है, प्रोसेस हो चुका होता है, हम उसको बस यूज कर रहे होते हैं, उसकी इंटरप्रिटेशन को इस्तेमाल करते हैं। डेटा पहले से कलेक्ट हो चुका होता है, डेटा पहले से मौजूद होता है, बस हम उसको इस्तेमाल में लेकर आते हैं। मतलब बस उसमें उसको इस्तेमाल करने में, डिसीजन मेकिंग में कैसे यूज करना है, हम इसमें हेल्प आउट करते हैं। अच्छा, प्राइमरी स्टेज में क्या होता है, पहले बकायदा डेटा कलेक्ट करना पड़ता है, पहले बकायदा डेटा जमा करना पड़ता है, उसके लिए सर्वे करना पड़ता है, लेबर एम्प्लॉय करने पड़ते हैं, उसके लिए जो है बकायदा क्या नाम है आपको ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ते हैं, पैसे लगते हैं, यानी वो डेटा पहले से मौजूद नहीं होता। तो आप फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्ट करते हैं, आपसे पहले किसी ने कलेक्ट नहीं किया होता। इसकी एग्जाम्पल आप लोगों ने सुना होगा, क्या नाम है, सेंसस, पॉपुलेशन सेंसस, मर्दमशुमारी। पॉपुलेशन सेंसस में क्या होता है, गवर्नमेंट बकायदा हर शहर में जाके एक टीम बनाती है, वो टीम लोगों के घरों में जाती है और घरों में जाके डिफरेंट फॉर्म बांटती है, एंड देन वो पूरा डेटा कलेक्ट होता है, एंड देन वो पूरा डेटा क्या होता है, प्रोसेस होता है। तो अभी रिसेंटली गवर्नमेंट ने पॉपुलेशन सेंसस किया था, आई थिंक 2019 में किया था या 2020 में किया था, जिसमें ये पता चला कि माशाल्लाह से हमारी आबादी 18 करोड़ से जाके 22 करोड़ तक हो चुकी है। अभी माशाल्लाह पाकिस्तान में आबादी 22 करोड़ है। तो ये हमें पॉपुलेशन सेंसस के जरिए पता लगा। बिफोर 2019 हमारे पास इस तरह की कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं थी। प्रोडिक्शन होगी इस तरह की, लेकिन बाकायदा इंफॉर्मेशन नहीं थी। इंफॉर्मेशन थी भी तो वो 2008 या 10 तक की थी, करंट इंफॉर्मेशन नहीं मौजूद थी। तो इसको हम कहते हैं प्राइमरी रिसर्च। सेकेंडरी रिसर्च में क्या होता है, ऑलरेडी डेटा मौजूद होता है, हम उसको यूज कर रहे होते हैं। लाइक फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछता हूँ कि भाई क्या नाम है, आगे एक्सचेंज रेट कितना होगा, पाकिस्तान का जो एक्सचेंज रेट है, डॉलर का जो एक्सचेंज रेट है, वो आगे जाके कितना होगा, इसकी क्या प्रोडिक्शन है। तो आप क्या करेंगे, लास्ट 1 मंथ का डेटा उठाएंगे स्टेट बैंक की वेबसाइट से, उसमें सारा डेटा आ जाएगा कि एक्सचेंज रेट पहले कितना था, अब कितना था, पहले कितना था, कितना था, और उसको देख के आप अपनी प्रोडिक्शन डिजाइन कर लेंगे। अब ये जो एक्सचेंज रेट का डेटा आपने वहां से उठाया, स्टेट बैंक से उठाया, वहां ऑलरेडी मौजूद था, उसके चार्ट वार्ट बने थे, बस आपने उसको यूटिलाइज करके अपनी प्रोडिक्शन दी। इसको हम कहते हैं सेकेंडरी रिसर्च। इसकी एक और एग्जांपल, मैं आपसे पूछता हूँ, पाकिस्तान में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा यूज होती है, पाकिस्तान में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा इस्तेमाल होती है। ठीक है, एक तरीका तो ये बगैर आप रिसर्च करें, एक एक से पूछें, मालूमात करें, इंफॉर्मेशन लें। दूसरा तरीका ये, हमारे पास एक वेबसाइट है स्टेटिस्टिक के नाम से, गवर्नमेंट स्टेटिस्टिक के नाम से, उधर स्टेटिस्टिक मौजूद है, वहां जाएं, वहां आपके पास पूरी डिटेल आ जाएगी, पाकिस्तान में पूरे साल में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा यूज होती है, कौन से शहर में कौन सी प्रोडक्ट ज्यादा लाइक होती है। अब ये जो आपने इन्फॉर्मेशन गेन की, ये कहाँ से गेन की, एक वेबसाइट पे ऑलरेडी रिसर्च मौजूद थी, आपने उसको यूटिलाइज कर लिया, ये कहलाता है सेकेंडरी रिसर्च। तो सेकेंडरी रिलेशन में हम इंफॉर्मेशन को यूज कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, एग्जिस्टिंग होती है, हम उसको यूटिलाइज कर रहे होते हैं। प्राइमरी में इंफॉर्मेशन मौजूद नहीं होती, या किसी ने प्रॉपर तरीके से कलेक्ट नहीं की होती, हम प्रॉपर तरीके से कलेक्ट करके फिर अपने हिसाब से उसको प्रोसेस करके आगे यूज कर रहे होते हैं। ठीक। अच्छा जी, प्राइमरी रिसर्च का फायदा क्या होता है, आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, जैसे पॉपुलेशन सेंसस है, अगर गवर्नमेंट अभी रिसेंटली पॉपुलेशन सेंसस करे तो वो अप टू डेट होगा, अप टू डेट होगा। और दूसरी बड़ी बात, हम जो भी काम कर रहे होते हैं प्राइमरी रिसर्च के अंदर, जाहिर है हम अपने हिसाब से सेट कर रहे हैं, अपने ऑब्जेक्टिव सेट करके कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए सुटेबल भी होता है, रेलेवेंट भी होता है। सेकेंडरी रिसर्च में एक नुकसान है, लाइक फॉर सपोज मैं, मुझे रिसर्च कहीं मिलती है, अब वो जिस बंदे ने रिसर्च की होगी अपने हिसाब से की होगी, वो रिसर्च हो सकता है मेरे लिए इतना फायदेमंद नहीं है। लाइक फॉर सपोज एक बंदे ने मुझे रिसर्च शेयर की, मेरा होटल है, एक बंदे ने रिसर्च शेयर की, उस रिसर्च में ये लिखा हुआ था कि क्या नाम है, यंगर जनरेशन कितनी है, एक एक शहर के अंदर यंगर जनरेशन कितनी है, ओल्डर जनरेशन कितनी है। अब उसने ये इन्फॉर्मेशन तो गेन कर ली, अब इसमें मेरे लिए एक मसला है। फॉर सपोज मेरा होटल है और हम डिफरेंट जो बच्चे वगैरह होते हैं उनके लिए प्रोग्राम रखते हैं, उनके लिए डिफरेंट इवेंट डिजाइन करते हैं। अब उसमें वो बच्चे आ सकते हैं जिनकी उम्र 16 से लेके 22 तक की हो। अब जो रिसर्च कलेक्ट हुई है, उसमें ये लिखा हुआ है कि यंगर जनरेशन कितनी है, 58% है इस एरिया के अंदर। अब इस 58% में कितने बच्चे 16 से लेके 22 तक के थे, देर इज नो आइडिया। फॉर सपोज मेरा एक बिजनेस है और मैं वाटर टाइप की जो गेम्स होती है वो कराता हूँ, जो लोग घूमने फिरने आते हैं उनको वाटर टाइप की गेम्स हो गई, राइडिंग हो गई, ठीक है ना, या बोटिंग हो गई, इस तरह की फैसिलिटीज कर देता हूँ टूरिस्ट को। अभी मैंने रिसर्च की थी, उस रिसर्च में लिखा हुआ था इस एरिया के अंदर 1 लाख टूरिस्ट आते हैं, और 1 लाख टूरिस्ट जो हैं वो तकरीबन जो है क्या नाम है 4 दिन स्टे करते हैं ऑन एवरेज। अब ये रिसर्च अच्छी है, लेकिन मेरे लिए फिर इतने काम की इसलिए नहीं है क्योंकि मैं बोटिंग देता हूँ लोगों को,
मैं लोगों को वाटर राइड वगैरह की फैसिलिटीज देता हूँ। अब इन लोगों में से कितने लोग वाटर राइड यूज करते थे, इसके बारे में कुछ नहीं लिखा हुआ। तो सेकेंडरी रिसर्च रेलेवेंट हो या ना हो, ये मैटर करता है। जबकि प्राइमरी रिसर्च आप खुद कलेक्ट कर रहे हैं, आप खुद इन्वॉल्व हैं, तो वो ज्यादा रेलेवेंट होती है। पेपर में सवाल आ सकता है ई पार्ट में, डू यू थिंक प्राइमरी रिसर्च इज बेटर देन सेकेंडरी रिसर्च? तो हम बाज दफा जब कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं, वहां ये रेलेवेंस का पॉइंट मैटर करता है। प्राइमरी रिसर्च होती है वो बेसिकली प्लान्ड होती है, ठीक है, और कैरिड आउट आउट बाय द पीपल हु वांट टू यूज द डेटा। इट इज फर्स्ट हैंड। ये एक प्राइवेसी है आपके पास। बकायदा कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे फेसबुक है, उसने भी 10 ईयर का चैलेंज करवाया। यानी लोगों ने फोटो लगाए और आफ्टर 10 ईयर उनकी शक्ल कैसी होगी वो फोटो लगाई। अब वो जितनी भी इंफॉर्मेशन उसने कलेक्ट की है ना इसके जरिए, वो अपने पास रखी हुई है। आपको पता है वो बकायदा कॉस्मेटिक कंपनीज को इन्फॉर्मेशन देता है, सेल करता है बकायदा। वो सिक्योरिटीज एजेंसीज को इन्फॉर्मेशन सेल करता है। और उसका बेनिफिट उसको क्या मिलता है? इसका बेनिफिट उसको अगेंस्ट उसको पैसे मिलते हैं। अब सर क्या फायदा होगा, हम 10 डेज, वो 10 ईयर का चैलेंज आया था बीच में फेसबुक में, एक बंदे ने आप 10 ईयर बिफोर की तस्वीर लगाई एंड 10 ईयर आफ्टर की तस्वीर लगाई। उसका क्या फायदा हुआ होगा कॉस्मेटिक कंपनी को, सिक्योरिटीज कंपनीज को? आपका क्या ख्याल है उस वो कैसे बेनिफिशियल हुआ होगा? जी बेटा। सर उनको रिसर्च होके मिल गई ना। जो उनको ये बेनिफिट हुआ होगा कि ये जितनी भी हमारे पास सिक्योरिटीज एजेंसीज हैं, उनको समटाइम कुछ लोगों की तलाश होती है। दे आर इन सर्च ऑफ सम पीपल जो उनके लिए मोस्ट वांटेड होते हैं, और 10-10 साल हो गए होते हैं। अब उनकी शक्ल कैसे होगी, वो इसका एक आइडिया ड्राफ्ट कर सकते हैं। कॉस्मेटिक कंपनीज जो है वो क्रीम्स बनाती हैं, वो डिफरेंट आइटम्स बना रही होती है, ऑइंटमेंट बना रही होती है। तो उनको पता लगेगा किस टाइप के फ्यूचर में डिमांड आ सकती है। ठीक है, वो आपने देखा होगा कॉस्मेटिक में डिफरेंट किस्म के ऑपरेशंस होते हैं चेहरे को खूबसूरत बनाने के लिए, ठीक है ना। और स्किन स्पेशलिस्ट होते हैं, उनके लिए ये इन्फॉर्मेशन बड़े काम की होती है। आगे चलते हैं। इट इज मोस्ट इफेक्टिव व्हेन इट इज यूज्ड टू गैदर इन्फॉर्मेशन विच विल हेल्प द बिजनेस विद स्पेसिफिक प्रॉब्लम। ये बात मैं आपसे डिस्कस कर चुका हूँ कि बिजनेस अपनी स्पेसिफिक नीड को सामने रखकर इन्फॉर्मेशन गैदर कर सकता है। और ये बात मैं आपको कर चुका हूँ, इट इज नॉट अवेलेबल टू अदर बिजनेस, मतलब उस रिसर्च को अपना हम प्राइवेट रख सकते हैं, हमें कंपेटिटिव एडवांटेज होगा। मैंने एक रिसर्च की थी अकाउंट्स के बारे में, मैं अकाउंट्स पढ़ाता हूँ बच्चों को। तो मेरे पास एक रिसर्च है कि P1 में जो टॉपिक टेस्ट होते हैं वो P2 में नहीं आते। और फिर इसके अगेंस्ट मेरे पास कुछ प्रूफ है। बकायदा मैंने एक एक एमसीक्यू देखा, ये एमसीक्यू कहाँ से आया, ये एमसीक्यू कहाँ से आया, ये एमसीक्यू कहाँ से आया। एक डिटेल मैंने स्टडी वेट की। अब वो एक इन्फॉर्मेशन ऐसी है, मेरे पास प्राइवेट है, मेरे पास प्राइवेट है, और इसका बेनिफिट मैं अपने बच्चों को दे रहा होता हूँ। उनको बताता हूँ कि भाई ये टॉपिक इस तरीके से आप मैनेज करें। तो इस तरीके से बिजनेस के पास एक कस्टमर का डेटा जमा हो जाता है, एक उनके पास डिफरेंट इन्फॉर्मेशन जमा होती है, वो अपने डिफरेंट कंपनीज को इन्फॉर्मेशन सेल कर सकते हैं। अच्छा, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये एक्सपेंसिव होता है और टाइम कंज्यूमिंग होता है, अच्छा खासा टाइम लगता है। सर ये कैसे प्रॉब्लम करेगा, एक न्यूली स्टेब्लिश बिजनेस है। तो न्यूली स्टेब्लिश बिजनेस अगर प्राइमरी रिसर्च में लगेगा, उसके पास तो ऑलरेडी कस्टमर बेस नहीं है, एग्जिस्टिंग कस्टमर है नहीं। और सेकेंडली उसके लिए वैसे ही पैसों का मसला है, और उसके अलावा क्या नाम है, टाइम भी लगेगा, उसको फिर बिजनेस सेट करने में और टाइम लग जाएगा। तो न्यूली बिजनेस ज्यादातर क्या करते हैं, दोनों तरीके यूज करते हैं, प्राइमरी भी सेकेंडरी भी, या फिर ज्यादातर सेकेंडरी पर रिलाई करते हैं और बाद में जाके प्राइमरी सर्च करते हैं। ठीक है? अब इसमें हमारे पास बहुत सारे वेज आते हैं। एक आता है क्वेश्चनर, ऑनलाइन सर्वे, इंटरव्यू, फोकस ग्रुप। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा करके देख लेते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं फोकस ग्रुप पे आ जाते हैं, फिर इंटरव्यू पे आते हैं। फोकस ग्रुप का किसी को आइडिया है? आप में से किसी ने फोकस ग्रुप कभी गो थ्रू किया हो? जी गाइस। सर मतलब एक इंटरव्यूअर होता है जो एक मतलब ग्रुप होता है 4-5 लोगों का, जिससे इंफॉर्मेशन मतलब पूछता है, फिर वो आपस में मिलके डिसाइड करते हैं कि ये प्रोडक्ट मतलब कैसा है। मेरे ख्याल में तो मुझे जितना याद आ रहा है। अच्छा जी, क्या नाम है, ये बेसिकली बहुत प्यारा तरीका है, और तकरीबन बड़े बड़े बिजनेस को यूज करते हैं। इसमें ये होता है कि जैसे फोकस ग्रुप ये है कि जैसे फॉर सपोज मैं एक टीचर हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं चाहता हूँ कि क्या नाम है मेरे अंदर कुछ इंप्रूवमेंट आए। मैं चाहता हूँ कि भाई क्या नाम है फ्यूचर में अपने आप को और बेहतर करूँ। तो जो मेरे लॉयल कस्टमर्स हैं, जो ट्रस्टेड कस्टमर्स हैं, जो सीरियस कस्टमर हैं, मैं उनके ग्रुप बना दूंगा।
और ग्रुप बना दूंगा और एक मीटिंग कॉल कर लूंगा, और मीटिंग में मैं उनको कुछ पॉइंट्स बता दूंगा, पहले से पॉइंट्स बता दूंगा कि भाई ये पॉइंट्स हैं, इन पे हम डिस्कशन करेंगे, इन पे आपने आके सजेशन देनी है, इन पे आके आपने अपना रिव्यू देना है। सो वो लोग आएंगे, अपना रिव्यू देंगे। इसके अलावा पेप्सी कंपनी है। पेप्सी कंपनी जितने भी रिटेलर्स हैं, जितने भी होलसेलर्स हैं जो उससे प्रोडक्ट बाय करते हैं, वो उनको बुला सकती है कि भाई दाऊ सुपरमार्ट से एक बंदा बुला लिया, क्या नाम है, वहां से एक बंदा बुला लिया, आपका अल्लाह भला करे, मैक्स बचत से, चेजअप से, और मेट्रो से, और उसके अलावा नाइट सुपर स्टोर से, इम्तियाज सुपर स्टोर से बंदे बुला लिए, एक मीटिंग रख ली। ये बड़े बड़े जाइंट है, इनसे पूछ लिया कि आप क्या कहते हैं, कस्टमर का क्या टेस्ट है, कस्टमर किसी होटल होटल के बड़े को भी बुला लिया जो होटलिंग को, रेस्टोरेंट को देख रहा है। सो उनसे आके बैठ के एक मीटिंग कर ली, आप क्या समझते हैं फ्यूचर में क्या होगा, फला क्या होगा, और जो जो पॉइंट्स उनको पता चले वो बैठ के नोट कर लिए। सो क्या नाम है, इसकी एग्जांपल मैं आपको दूं, हमारे पास जो केलॉग कंपनी है, ये ब्रेकफास्ट सीरियल बनाती है। तो ये कोशिश करती है, प्राइमरी रिसर्च भी करती है, सेकेंडरी रिसर्च भी करती है। तो अमूमन ये लोग क्या करते हैं, टेस्ट लॉन्च करते हैं। जब भी कोई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करते हैं ना, तो सबसे पहले उसकी टेस्ट लॉन्च करते हैं, और टेस्ट लॉन्च के अंदर जो उनके खास कस्टमर्स हैं, उनको प्रोडक्ट ट्राई करवाते हैं, उनको प्रोडक्ट ट्राई करवाते हैं, और उनसे फिर क्या करते हैं, सजेशन लेते हैं कि आप क्या कहते हैं, हम इस प्रोडक्ट में क्या क्या चेंजेस करें। एक और एग्जांपल, एक मूवी बनी, एक मूवी बनी, अब उस मूवी को हम फुल लॉन्च करेंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। तो बड़े बड़े बिजनेस क्या करते हैं, जो बड़े बड़े मूवी के स्पॉन्सर्स होते हैं, वो एक प्रीमियर शो रख देते हैं। उस प्रीमियर शो के अंदर वो सारे एक्टर्स को बुला लेते हैं, डिफरेंट जो लोग होते हैं, आर्टिस्ट होते हैं, उनको बुला लेते हैं, डिफरेंट पब्लिक के लोगों को बुला लेते हैं, और फिर उनके रिव्यूज लेते हैं, और उसके हिसाब से उसके अंदर फिर फर्दर चेंजेस कर लेते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, स्पेशली अगर आप कोई न्यू प्रोडक्ट मार्केट के अंदर लॉन्च कर रहे हैं। तो अगर आपके कोई लॉयल कस्टमर्स हैं, सीरियस कस्टमर हैं, उनको प्रोडक्ट आप ट्राई करवा सकते हैं, उनसे एक आइडिया ले सकते हैं, एंड देन फिर उसके अंदर आप चेंजेस कर सकते हैं। तो बड़े बड़े बिजनेस करते हैं। तो इसका फायदा क्या है, इसका फायदा ये है कि अब वो, इसमें आप डिटेल इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, जिस तरह की इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए। आप रीजनिंग भी पूछ सकते हैं। अब एक क्वेश्चनर होता है, क्वेश्चनर में रीजन जानना मुश्किल होता है, क्योंकि लोग लिख कर भर रहे होते हैं। इसमें ये वर्बल मीटिंग होती है, आप बकायदा पूछ सकते हैं, तो एक डिटेल आंसर आपको मिल जाएगा कि व्हाई डू यू थिंक दैट द फला स्पेसिफिक फला थिंग इज नॉट बेस्ट, आप पूछ सकते हैं बकायदा। उसके अलावा बकायदा डिस्कशन होती है, डिस्कशन में लोग अपने पॉइंट्स को और क्लियर कर लेते हैं, और अच्छी सजेशन दे देते हैं। उसके अलावा क्या नाम है, एक एक बंदे से जाके हम इंटरव्यू करें, वो महंगा, वो टाइम भी लेगा, और हो सकता है हमें उसके लिए क्या नाम है, डिफरेंट लोगों को हायर करना पड़े, तो एक्सपेंसिव भी होगा। तो ये इजी रहता है, मतलब कन्वीनियंट रहता है। अब इसमें मसला ये है, दिस कैन बी टाइम कंज्यूमिंग एंड एक्सपेंसिव इफ कंडक्टेड बाय स्पेशलिस्ट मार्केट रिसर्च एजेंसी। अब ये फोकस ग्रुप अगर आप खुद मैनेज करते हैं फिर तो अच्छा है, अगर आपके पास बकायदा कस्टमर्स मौजूद हैं, उनसे करवा लेते हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप किसी मार्केट रिसर्च एजेंसी से कराएंगे तो बकायदा पैसे लेगा। इसकी बड़ी एग्जांपल मैं आपको दूं, हमारे पास बिजनेस क्या करते हैं, ऐड बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ऐड बनाते हैं। तो एक कंपनी है, उसने क्या किया, उसके कुछ वो थे, क्या बोलते हैं, लोगों के घरों में टीवी होता है, तो उसने टीवी के साथ एक डिवाइस लगा दी, लोगों के घरों में जाके टीवी के साथ डिवाइस लगा दी, और डिवाइस के जरिए उनको ये पता लगा कौन सा शो लोग ज्यादा देखते हैं, किस टाइम लोग शो ज्यादा देखते हैं, और फिर बकायदा बकायदा लोगों से इन्फॉर्मेशन गेदर की, और वो इन्फॉर्मेशन फिर उसने क्या की, जैसे कोई बंदा ऐड दे रहा है उसको शेयर की, कि अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है फला टाइम पे करें, अगर आपने एडवर्टाइजमेंट करनी है फला शो में करें, लोग ज्यादा देखते हैं, उसकी रेटिंग ज्यादा अच्छी है। तो ये फिर एक्सपेंसिव पड़ता है, अगर आप खुद करते हैं तो ज्यादा अच्छा रहता है। उसके अलावा डिस्कशन कुड बी बायस्ड इफ सम पीपल इन द पैनल आर इन्फ्लुएंस्ड बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स। का क्या मतलब है, मैंने 5 बंदों को बुलाया, अब 3 बंदों ने बोला कि आपकी प्रोडक्ट में ये मसला है, तो बाकी दो भी समटाइम क्या हो जाते हैं, मेजोरिटीज अथॉरिटी, वो उनकी इन्फ्लुएंस में आ जाते हैं, और वो फिर अलग सजेशन नहीं देते, वो भी उनकी हाँ में हाँ मिला देते हैं। तो समटाइम जब आप डिस्कशन कर रहे होते हैं, अगर आप इंडिविजुअल इंडिविजुअल पूछते हैं तो शायद न्यूट्रल आपको पता लगता है आंसर, लेकिन जब डिस्कशन होती है, 4 बंदों ने एक आंसर दिया है, तो एक सिंगल बंदा फिर डिफरेंट आंसर देते हुए कतराता है, वो उसको अजीब लगता है, वो भी फिर सेम आंसर देता है जो बाकी लोगों ने दिया है। अच्छा जी, कैन बी डोमिनेटेड बाय जस्ट अ फ्यू पीपल, सो द रिसर्चर विल नीड टू बी एक्सपीरियंस टू डील विद दिस। आपने जो पैनल बनाया है उसमें किस तरह के लोग हैं, उसमें अगर 4 बंदे बहुत अच्छे हैं, या एक दो बंदे बहुत अच्छे हैं, उनके पास स्पीकिंग स्किल्स हैं, उनके पास क्या नाम है, इन्वेस्टिगेशन स्किल्स बहुत अच्छी हैं, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी हैं, तो वो इस तरीके से बात करते हैं, लाइक डोमिनेट कर रहे हो कि भाई मेरी बात सही है।
डिटेल बात करेंगे और बकायदा बोलेंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट। मतलब आपको इतना इन्फ्लुएंस कर देंगे कि आप फिर आपको दूसरों की राय नजर ही नहीं आएगी। क्लास में 4 बच्चे हैं, एक बच्चे ने कोशिश की, मतलब आंसर इतना अच्छा लिखा, इतना अच्छा लिखा कि सर को फिर बाकी लोगों के आंसर अच्छे लगे ही नहीं। ये ऐसा होता है बकायदा। मैं इंटरव्यू कंडक्ट कर रहा हूँ, मेरे पास एक अच्छा बंदा आ गया जिसने वीआईपी इंटरव्यू दे दिया, तो बाकी 3 मुझे बहुत कम लगेंगे। अगर वो बाकी 3 पहले आ जाते, मतलब शुरू में लो क्वालिटी बंदे आ जाते, तो मैं इनको और अच्छी तरीके से जज कर पाता। लेकिन उस एक अच्छे बंदे की वजह से बाकी लोग मेरे सामने क्या हो गए, स्पॉइलर बन गए। तो ये हमारे पास फोकस ग्रुप के बारे में था। ये मैं क्लास यहीं एंड करूंगा इंशाल्लाह। बाकी चीजें हम इंशाल्लाह कल करेंगे इंशाल्लाह। यहाँ तक कोई सवाल, यहाँ तक कोई इशू?